नमस्ते बच्चों, यह चित्र देख रहे हो। यह चित्र है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था और उनकी मृत्यु 5 मई 1821 में हुई। जो नेपोलियन है वह असीम महत्वाकांक्षी, यानी बहुत कुछ पाना था और इसी महत्वाकांक्षा के कारण बस वह आगे ही आगे बढ़ते गए और आगे ही इसी स्वभाव के कारण वह जिद्दी बन गए। उन्हें लगता है कि वह जो भी काम करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे वह सही होगा और इसलिए वह दूसरों की उपेक्षा करने लगे और इसी कारण उनका पतन हुआ। कहा जाता है कि नेपोलियन महान योद्धा थे और साथ साथ सेनापति भी। उन्होंने 60 युद्ध लड़े, जिसमें से 7 युद्ध में उनकी हार हुई। नेपोलियन के जीवन में असंभव ऐसा कोई शब्द नहीं था। उन्हें सारे काम संभव ही करने थे। उनके कुछ विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि एक लीडर आशा का व्यापारी होता है। जीत उसे मिलती है जो सबसे दृढ़ रहता है और अपने वचन को निभाने के लिए, यानी कि हम उसे ही वही वचन दे जिसको हम सही तरीके से निभा सके। दूसरा है अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं है, यानी कि अवसर मिलना चाहिए तो हर कोई अपनी काबिलियत प्रस्तुत कर सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में। यह है पहला प्रसंग। ऐसा था नेपोलियन। तो जो नेपोलियन होता है वह जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी यानी कि हमेशा सत्य बोलने वाला। तो एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी यानी कि लुका छुपी का खेल, जिसे हम गुजराती में संता कुकड़ी ऐसा बोलते हैं, तो वह दोनों यह खेल खेल रहे थे और जो इलाइजा है वो छिपी हुई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ता है और इधर उधर दौड़ने में अचानक वह एक लड़की से टकराता है और वह जो लड़की होती है उसके हाथ में अमृत की टोकरी होती है और वह टोकरी के सारे अमृत नेपोलियन के टकराने से नीचे गिर जाते हैं और वह सारे अमृत जो होते हैं वह खराब हो जाते। तो वह लड़की रोने लगती है और कहती है कि अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। तो इस पर इलाइजा होती है, वह अपने भाई से कहते हैं कि भाई यहाँ से हम चलो भाग चले। तो उस पर नेपोलियन जो होता है वह कहता है कि नहीं, इस लड़की की हानि यानी कि हमारी वजह से उसका नुकसान हुआ है, इसलिए वह नेपोलियन कहता है कि हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। इसलिए वह अपने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देता है और कहता है कि बहन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और सिक्के दूंगा। फिर वह उसे 3 सिक्के दे देता है। फिर वो जो लड़की होती है वह कहती है कि इन 3 सिक्कों से मेरा क्या होगा, मेरी माँ तो मुझे मारेगी, ये सब वह लड़की कहती है। इस पर नेपोलियन कहता है कि अच्छा है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं अपनी माता से तुम्हें और पैसे दिलवा दूंगा। इस पर जो इलाइजा होती है वो नेपोलियन से कहते हैं कि भैया इसे घर मत ले जाओ वरना माँ नाराज़ हो जाएगी। तो नेपोलियन कहता है, मानता नहीं है और वह उस लड़की को अपने घर ले जाता है और घर जाकर वह सारी घटना की जानकारी अपनी माता को देता है और माँ से कहता है कि आप इसे जो आप मुझे खर्च देती हो उस जेब खर्च में से आप उस लड़की को थोड़े पैसे दे दो। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश होकर उसे तुम्हारे जेब खर्च में जो भी पैसे वह मैं उसे दे देती हूँ। उस पर माँ उसे कहते हैं कि अगर उस लड़की को मैंने सारे पैसे दे दिए तो मैं तुम्हें जेब खर्च के लिए कुछ नहीं दे पाऊँगी, इसलिए महीने का तुम्हारा जेब खर्च बंद। जब नेपोलियन की माँ उसे कहते हैं कि अगर तुम उस लड़की को सारे पैसे दे दोगे तो तुम्हारा 1 महीने का जेब खर्च बंद हो जाएगा, उस पर उसकी माता उस लड़की को 2 बड़े सिक्के देती है और वह 2 सिक्के लेकर खुश अपने घर चलती है। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा मिलती है
और वह सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे उस सज़ा में भी आनंद मिलता है। इस तरह नेपोलियन जो होता है वास्तव में सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था और बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ उसमें इच्छा शक्ति थी। उसी कारण वह फ्रांस का अच्छा सेनापति, एक अच्छा योद्धा बना, जिसके 4 भाई होते हैं और 3 बहनें होती है। और नेपोलियन असीम महत्वाकांक्षी होने के कारण वह आज उतना ही प्रचलित है जितना कि आज उसे भी लोग याद करते हैं। दूसरा हमारा प्रसंग है सच्चा दान। यह चित्र है मालबार केरल के एक बड़गर नाम के गांव का यह चित्र है, जहां पर गरीबों के लिए जो चंदा इकट्ठा करना होता है उसका आयोजन किया हुआ है। और उसमें गांधी जी उस भाषण में उपस्थित सारी बहनों से जेवरों की भीख यानी कि आभूषणों की भीख मांगते हैं, जिसे जो देना हो स्वेच्छा से उन्हें दे सकते हैं। और यह दान देकर हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। इस सभा में एक कुमुदिनी नाम की लड़की थी जो 16 वर्ष की होती है और उसमें जिसे जो भी देना हो उसकी नीलामी की जाती। नीलामी यानी कि बोली लगाई जाती है, यानी कि अगर कोई चित्र हो तो वह 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे बोली लगाई जाती है और जिसे लेना हो वह अपना हाथ ऊपर उठा दे। उसमें एक कुमुदिनी नाम की लड़की होती है जो 16 वर्ष की होती है वह भी दान करने के लिए आती है और मंच पर चढ़ती है। तो सबसे पहले वो अपने एक हाथ की चूड़ी उतारती है और गांधी जी से कहती है कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर दो। फिर गांधी जी उसे हस्ताक्षर दे ही रहे थे कि वह अपने हाथ की दूसरी चूड़ी भी उतार देते हैं। यह देखकर गांधी जी उसे कहते हैं कि अरे पगली, मुझे दोनों चूड़ियों की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे एक भी चूड़ी दोगी तो भी मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दूंगा। जब गांधी जी अब बोलते हैं तो कुमुदिनी अपना गले का स्वर्ण हार यानी कि सोने का हार भी उतार देती है। तो गांधी जी उसे पूछते हैं कि तुम जो ये मुझे सोने का हार दे रही हो उसके बारे में तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है? उस पर भी वह कोई उत्तर नहीं देती है और अपने कानों में जो रत्न जड़ित बूंदे यानी कि कान की जो बूंदे होती है वह निकाल देती है। उस पर गांधी जी कहते हैं कि तुमने इन आभूषणों के लिए अपने माता पिता से, फिर वो कहते हैं कि तुम यह जो मुझे आभूषण दे रहे हो उसके बारे में तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? तो वह तभी कुछ नहीं बोलती है। और उसमें जो एक इंसान खड़ा होता है वह कहता है कि उसके पिता भी तो यही तो हैं, मानपत्रों की नीलामी करके वही तो बोली लगाकर आपको मदद कर रहे। मानपत्र यानी आदर से लिखा हुआ जो पत्र होता है उसकी नीलामी कुमुदिनी के पिता करते हैं और इस तरह वह भी उन्हें मदद करते हैं। जब गांधी जी कुमुदिनी से कहते हैं कि अगर तुम यह सारे गहने मुझे दे दोगी तो तुम वापस यह सारे गहने बनवा नहीं पाओगी। तो कुमुदिनी जो होती है वह यह दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेती है। उसे पता होता है कि अगर एक बार मैं सारे गहने दे दूंगी तो वापस नहीं बनवा पाऊंगी। फिर भी वह अपने सारे गहने गांधी जी को दे देती है। अंत में गांधी जो होते हैं वह हस्ताक्षर तो दे ही देते हैं और साथ साथ में ऐसा भी लिखते हैं कि तुम्हारी इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। अंत में वो ऐसा उसे लिख कर देते कि यह सारा जो तुमने त्याग किया हुआ है वही तुम्हारा सच्चा आभूषण है, यानी कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। देश प्रेम के लिए कुमुदिनी जो है वह अपने सारे गहने गांधी जी को दान में देती है ताकि वह अपने देश की कुछ सेवा कर सके। इस तरह का यह इकाई है। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए जो भी आपको लिखने, यह शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं। यहाँ पर प्रश्न 5 में लिंग परिवर्तन करना है।
जैसे कि पुत्र तो पुत्री, तो मेंढक मेंढकी, देव देवी, तरुण तरुणी, हिरण हिरणी, कुमार और कुमारी। नीचे दिया हुआ है सांप यानी सांपी। यहाँ पर कुम्हार लिखा है यानी कि कुम्हार री न, जब री लिखते तो हम उसको रस्वई लिखते हैं। इसी तरह धोबी और धोबी न, तो बी भी रस्वई लिखते हैं। जैसे नाग तो नागिन, ग्वाला ग्वालिन, बाघ और बाघिन, इसमें जो घी है वह भी रस्वई लिखनी है। फिर है मोर तो मोरनी, शेर शेरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, जादूगर जादूगरनी, ऊँट ऊँटनी, मास्टर तो मास्टरनी। अब यहाँ भाषा सज्जता में कुछ कहावतें दी है, उनके अर्थ भी दिए हुए हैं और समझाया भी है। जैसे आए थे हरि भजन को लोटन लगे कपास, यानी कि मुझे छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, और तुमने तो यहाँ आकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू किया। यानी कि आए थे हरि भजन को और लोटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। दूसरा है उल्टा को चोतवाल को डांटे, यानी एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। यानी उल्टा कोर चोतवाल को डाके, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। फिर है ऊंची दुकान फीका पकवान। हमने तो तुम्हारी दुकान से प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। इससे कहते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। फिर एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि शराबी तो हो और जुआ भी खेलने लगे। जो तो वही बात हुई, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना, यानी कि शराबी तो है ही, साथ साथ जुआ भी खेलने लगे। फिर एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी कि जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की, उसकी देखा देखी कई और लड़के को भी उनकी लत लग जाती है। ठीक ही कहा है कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी कि एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होती है। कंगाल में आटा गीला, यानी गंगू पहले बहुत निर्धन था, उसके बाद छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से वह गुजारा करा था, अब तो वह भी छूट गई। इसलिए वो कहते हैं कि कंगाले में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू दिल्ली। एक साधारण गाय की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। इसे कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। आगे, कोयले की दलाली में हाथ काला, उसका साथ छोड़ दो पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले उठेगा। जानते नहीं, कोयले की दलाली में हाथ काला, यानी कि बुरे के साथ रहने पर बुरा ही मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी वो अस्पताल नहीं जाना चाहते, इसलिए उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है पर पैसे खर्च नहीं करता, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था, पर प्रथम तो क्या, तृतीय भी न आया। यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अर्थात जो ढींग मारते हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं। आगे, नाम बड़े और दर्शन खोटे। तुम्हारे विद्यालय की प्रशंसा बहुत सुनी रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का असर कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन खोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक परंतु तत्व कुछ भी नहीं। वो यहाँ पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि किसने कहा है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता है। नमस्ते।